आज का हमारा विषय है हिंदी उद्भव और विकास। हिंदी शब्द का संबंध प्रायः संस्कृत शब्द सिंधु से माना जाता है। सिंधु सिंध नदी को कहते थे और उसी आधार पर उसके आसपास की भूमि को सिंधु कहने लगे। यह सिंधु शब्द ईरानी में जाकर हिंदू और फिर हिंद हो गया। इसका अर्थ था सिंध प्रदेश। बाद में ईरानी धीरे धीरे भारत के अधिक भागों से परिचित होते गए और इस शब्द के अर्थ में विस्तार होता गया और यह हिंद शब्द धीरे धीरे पूरे भारत का वाचक हो गया। इसी में ईरानी का एक प्रत्यय लगने से हिंदिक शब्द बना, जिसका अर्थ है हिंद का। यूनानी इंडिका या अंग्रेजी इंडिया आदि इस हिंदिक के ही विकसित रूप हैं। हिंदी भी हिंदिक का ही परिवर्तित रूप है और इसका भी अर्थ है हिंद का। इस प्रकार यह विशेषण है, किंतु भाषा के अर्थ में प्रयुक्त होने पर यह संज्ञा हो गया। हिंदी भाषा के लिए इस शब्द का प्राचीनतम प्रयोग शरफुद्दीन यज़दी के ज़फ़रनामा में मिलता है। हिंदी शब्द का आज मुख्य रूप से 3 अर्थों में प्रयोग हो रहा है। पहला, हिंदी शब्द अपने विस्तृततम अर्थ में हिंदी प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब का कुछ भाग, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, बिहार में बोली जाने वाली 17 बोलियों का द्योतक है। हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में होता है जहाँ ब्रज, अवधी, डिंगल, मैथिली आदि सभी में लिखित साहित्य का विवेचन किया जाता है। दूसरा, भाषा विज्ञान में प्रायः पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी को ही हिंदी मानते आ रहे हैं। ग्रियर्सन ने इसी आधार पर हिंदी प्रदेश की अन्य उपभाषाओं को राजस्थानी, पहाड़ी, बिहारी कहा था, जिनमें हिंदी शब्द का प्रयोग नहीं है, किंतु अन्य 2 को हिंदी मानने के कारण पश्चिमी हिंदी तथा पूर्वी हिंदी कहा गया। इस प्रकार इस अर्थ में हिंदी 8 बोलियों ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी का सामूहिक नाम है। तीसरा, हिंदी शब्द का संकुचितम अर्थ है खड़ी बोली साहित्यिक हिंदी, जो आज हिंदी प्रदेशों की राजकाज की भाषा है, जिसे परिनिष्ठित हिंदी, राजभाषा, मानक हिंदी आदि नामों से अभिहित करते हैं। हिंदी का उद्भव। खड़ी बोली हिंदी का उद्भव शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, किंतु उसे यदि पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी की 8 बोलियों का प्रतिनिधि माने तो उसका उद्भव शौरसेनी तथा अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है, और विस्तार में जाकर यदि उसे 17 बोलियों का प्रतिनिधि माने तो हिंदी का उद्भव शौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी अपभ्रंश से हुआ है। हिंदी का उद्भव काल मोटे रूप से 1000 ईस्वी के लगभग माना जा सकता है। हिंदी का विकास। यूँ तो हिंदी के कुछ रूप पाली में ही मिलने लगते हैं। प्राकृत काल में उनकी संख्या और भी बढ़ जाती है तथा अपभ्रंश काल में ये रूप 40% से भी ऊपर हो जाते हैं, किंतु हिंदी भाषा का वास्तविक आरंभ 1000 ईस्वी से माना जाता है। इस तरह हिंदी के विकास का इतिहास आज तक कुल 1000 वर्ष के काल में फैला है। भाषा के विकास की दृष्टि से इस पूरे समय को 3 कालों में बांटा जा सकता है। आदिकाल, जो कि 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक रहा। मध्यकाल 1500 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक। आधुनिक काल 1800 ईस्वी से अद्यतन। आदिकाल यह हिंदी का शैशव काल है। इस काल की हिंदी में अपभ्रंश के काफ़ी रूप मिलते हैं। साथ ही हिंदी की विभिन्न उपभाषाओं एवं बोलियों के रूप इस काल में बहुत स्पष्ट और सुविकसित नहीं है। इसी कारण इस काल के साहित्य में प्रायः कई बोलियों का मिश्रण मिलता है। अपभ्रंश से हिंदी ने लगभग सभी ध्वनियाँ ली, किंतु उसमें कुछ नई ध्वनियों का
नई ध्वनियों का भी इस काल में बहुत स्पष्ट और सुविकसित नहीं है। इसी कारण इस काल के साहित्य में प्रायः कई बोलियों का मिश्रण मिलता है। अपभ्रंश से हिंदी ने लगभग सभी ध्वनियाँ ली, किंतु उसमें कुछ नई ध्वनियों का भी इस काल में विकास हुआ। अपभ्रंश में संयुक्त स्वर नहीं थे। हिंदी में ए और ओ दो संयुक्त स्वर इस काल में प्रयुक्त होने लगे, जिनके उच्चारण क्रमशः ए और ओ थे। व्यंजनों में डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा अपने हिंदी भाषा के इतिहास में ड, ढ, व, नह, मह को नवीन ध्वनियाँ माना है। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि च, छ, ज, ज अपभ्रंश में स्पर्श थे। आदिकाल में आकर ये स्पर्श संघर्ष हुए और तब से यही है। शब्द समूहों की दृष्टि से आदिकालीन हिंदी अपभ्रंश से बहुत भिन्न नहीं थी। उसमें तद्भव शब्द सर्वाधिक थे, तत्सम शब्द उससे कम, देशज उससे भी कम। अपभ्रंश तथा आदिकालीन हिंदी के शब्द भंडार में विदेशी शब्दों की दृष्टि से अवश्य अंतर मिलता है। अपभ्रंश में अरबी, फारसी, तुर्की शब्दों की संख्या 100 से अधिक न होगी, किंतु हिंदी के इस काल में मुसलमानों के बस जाने एवं उनके शासन के कारण इन तीनों ही भाषाओं से पर्याप्त शब्द आ गए। कुछ शब्द पश्तो से भी आए। विदेशी शब्द प्रायः पहले उच्च वर्ग में आते हैं, फिर मध्यम वर्ग में और तब निम्न वर्ग में। इस काल में साहित्य में प्रमुखतः डिंगल, मैथिली, दक्षिणी, अवधी, ब्रज तथा मिश्रित रूपों का प्रयोग मिलता है। इस काल के प्रमुख हिंदी साहित्यकार गोरखनाथ, विद्यापति, नरपति नाल, चंदबरदाई, कबीर, ख्वाजा बंदा निवाज, शाह मीरजी आदि हैं। मध्यकाल। इस काल तक आते आते हिंदी का स्पष्ट स्वरूप निखर आया। उसकी प्रमुख बोलियां भी विकसित हो गई। अपभ्रंश के रूप समाप्त प्राय हो गए और हिंदी व्याकरण की दृष्टि से पूर्णतः अपने पैरों पर खड़ी हो गई। ध्वनियों की दृष्टि से इस काल की प्रमुख विशेषता है कि पढ़े लिखे लोगों की हिंदी में क, ख, ग, ज, फ ये 5 व्यंजन ध्वनियाँ सम्मिलित हो गई। अरबी फारसी शब्द तो आदिकाल में भी आ गए थे, किंतु इस काल में आकर वे पूर्णतः हिंदी में सम्मिलित हो गए। दरबारी भाषा फारसी थी, अतः उच्च वर्ग के लोग फारसी पढ़ने लगे और अपनी भाषा में प्रयुक्त शब्दों का प्रायः शुद्ध फारसी जैसा उच्चारण करने लगे। इस शुद्ध उच्चारण के कारण ही ये व्यंजन ध्वनियाँ हिंदी में आई। शब्दों की दृष्टि से कई उल्लेख्य बातें घटित हुई। इस काल में लोग धर्म के प्रति अधिक आस्थावान हुए। इस कारण प्रमुख हिंदी साहित्य कम से कम इस युग के पूर्वार्ध तक धर्म पर लिखा गया। धर्म के कारण संस्कृत के धार्मिक ग्रंथों का प्रचार बढ़ा। परिणाम यह हुआ कि आदिकाल की तुलना में बहुत अधिक तत्सम शब्द भाषा में ग्रहित हुए। आदिकाल की तुलना में तद्भव और देशज शब्दों का प्रयोग भी कम हुआ। उनका स्थान प्रायः तत्सम शब्दों ने ले लिया। अरबी, फारसी, तुर्की शब्द इस काल में और अधिक आ गए। हिंदी में इस समय जो लगभग 3500 फारसी, 2500 अरबी और लगभग 125 तुर्की शब्द प्रयुक्त हो रहे हैं, ये प्रायः सभी उस काल तक अपनी भाषा में आ चुके थे और धीरे धीरे उच्च से मध्यम और मध्यम से निम्न वर्ग में प्रवेश कर रहे थे। इस काल के उत्तरार्ध में यूरोप से भी भारत का पर्याप्त संपर्क हो गया, अतः कुछ पुर्तगाली, फ्रांसीसी एवं डच तथा कुछ 100 अंग्रेजी शब्द भी हिंदी में प्रविष्ट हो गए। धर्म की प्रधानता के कारण राम स्थान की भाषा अवधी तथा कृष्ण स्थान की भाषा ब्रज में भी विशेष रूप से साहित्य रचा गया। यह दक्षिणी, उर्दू, डिंगल, मैथिली और खड़ी बोली में भी साहित्य रचना हुई। इस काल के प्रमुख साहित्यकार तुलसीदास, जायसी, सूर, मीरा, केशव, बिहारी, भूषण, देव, वजही, वली आदि हैं। आधुनिक काल। इस काल में आकर हिंदी भाषा पूर्ण विकसित हो गई। हिंदी की प्रमुख बोलियां इतनी विकसित हो गई है कि वे बोली न रहकर प्रायः उपभाषाएं या भाषाएं बन गई है।
इस काल में अंग्रेजी से पर्याप्त शब्द आ गए। सामान्य भाषा में भी उनकी संख्या 3000 के आसपास है। शिक्षा के प्रचार प्रसार के कारण इधर संस्कृत शब्द बहुत अधिक आए हैं और बहुत से पुराने तद्भव एवं देशज शब्द अप्रचलित हो गए हैं। भारत की सगोत्रीय तथा अगोत्रीय दोनों ही वर्ग की भाषाओं से हिंदी ने शब्द ग्रहण किए और करती जा रही है। नए परिभाषित शब्दों के निर्माण का कार्य भी चल रहा है और बातचीत, साहित्य तथा पत्र व्यवहार की भाषा हिंदी अब ज्ञान विज्ञान के हर क्षेत्र के लिए सक्षम भाषा बनती जा रही है। धन्यवाद।